हेलो एवरीवन। आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जहां हम पढ़ेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ये टॉपिक कितना रिलेवेंट है तो इसमें से कम 16 से 20 मार्क्स का तो पेपर आपका आता ही आता है। यानी अगर आप प्रीवियस पेपर्स का ट्रेंड को देखेंगे तो उसमें से कम 16 से 20 मार्क्स का जो एरिया है वो ये एक्ट कवर करता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये पहले तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट हुआ करता था मैम। अब ये अलग से एक्ट क्यों बना दिया गया? तो ऐसी क्या रिक्वायरमेंट आई कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग कर दिया गया? पहले क्या था, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही एक पार्ट था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर नंबर 7 में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट दिया गया था। बट अब क्या है, अब इसको एक नया एक्ट बना दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसकी ज़रूरत, इसमें जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कहीं ज़्यादा होती है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या होता है, पहले आप ऑफर देंगे, फिर दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी, फिर उसमें कंसिडरेशन होगी, फिर आपका एग्रीमेंट बनेगा, उसमें भी प्लस इन्फोर्सेबल होना चाहिए, फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में क्या होता है, एक ए है एक बी है। बी अपना प्रोडक्ट जो है, बी अपना प्रोडक्ट ए को सेल करता है और ए उसके बदले उसको पैसे दे देता है। तो ये क्या हो गया, ये एक सेल हो गई, सेल परचेज। तो ऐसी कितनी ट्रांजैक्शन आप देखते होगे कि रोजाना कितनी ट्रांजैक्शन होती है। तो अगर हम देखें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए पूरी ट्रांजैक्शन को मॉनिटर कर पाना बहुत मुश्किल था। तो उसके लिए क्या करा स्टैट्यूट ने, एक अलग से एक्ट बना दिया गया जिसका नाम रखा गया सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। जब कभी भी स्टैट्यूट कोई एक्ट बनाता है तो उसका एक नाम रखा जाता है। जिस प्रकार का, जैसे कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है तो उसके माँ बाप उसका क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। उसी तरीके से स्टैट्यूट क्या होता है, कोई भी एक्ट पास करेगा तो उसका एक नाम रखेगा। इसका क्या नाम रखा गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अब अगर हम देखें इसमें, तो इसमें ओवरऑल कितने सेक्शन हमें गिवन है, इसमें हमें टोटल सेक्शन गिवन है वो है सेक्शन 66 टोटल सेक्शन। तो ये कोई ज़्यादा बड़ा एक्ट नहीं है, बहुत छोटा सा एक्ट है और रिलेवेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको ज़रूर कीजिए। इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं, टोटल चैप्टर है 7, सेक्शन कितने हो गए 66, चैप्टर कितने हो गए 7। और ये कब एप्लीकेबल हुआ था, यानी कब से जो है इन्फोर्समेंट में आया था? तो इन्फोर्समेंट डेट है इसकी 1 जुलाई 1930। और अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मैम ये एक्ट एप्लीकेबल कहाँ कहाँ होता है, ये तो आपने बताया ही नहीं। आपने नाम बता दिया, आपने इन्फोर्समेंट डेट बता दी, सेक्शन बता दिए, चैप्टर बता दिया। तो ये जो एप्लीकेबल है ये ऑल ओवर इंडिया पे एप्लीकेबल है। अगर आप प्रीवियस कोई बुक से पढ़ रहे हो जिस पे लिखा है कि एक्सेप्ट JNK, तो उसको आप करेक्ट कर लेना। अब क्या है, ये एक्ट जो है ऑल ओवर इंडिया पे एप्लीकेबल है। अगस्त 5 2019 को जो है जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रिवोक कर दिया गया था। इसमें क्या था कि पहले आर्टिकल 370 हमारे पास हुआ करता था जिसमें क्या लिखा था कि
सारे एक्ट्स जो हैं जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं होंगे जब तक जम्मू एंड कश्मीर उनको स्पेसिफिक परमिशन ना दे दे। तो अगस्त 5 2019 को क्या करा प्रेसिडेंट ने, ये आर्टिकल ही रिमूव कर दिया। अब क्या है, ये सारे एक्ट जो भी हैं, चाहे पार्टनरशिप हो गया आपका, चाहे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या फिर आपका कंपनीज एक्ट हो गया, कोई भी एक्ट हो गया, वो सारे एक्ट आपके एप्लीकेबल हो गए कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर पे भी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अभी तक हमने क्या क्या देखा, तो सबसे पहले हमने इसका नेम देखा, फिर हमने देखा ये एप्लीकेबल कहाँ कहाँ है। नेम क्या है इसका, नेम है इसका सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। एप्लीकेबल कहाँ कहाँ है ये, ऑल ओवर इंडिया। इन्फोर्समेंट डेट क्या थी इसकी, हाँ बोलो, 1 जुलाई 1930। और क्या देखा था हमने, इसमें देखा था हमने सेक्शन। तो टोटल कितने सेक्शन थे हमारे पास इसके, हमारे पास थे इसके टोटल 66 सेक्शन। और चैप्टर, टोटल चैप्टर थे इसके 7। यहाँ तक क्लियर है आपको। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इसकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, कि इसमें जो जो टर्म्स हैं उसको कहाँ कहाँ डिफाइन किया गया है और कौन कौन सी वो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन है बायर एंड सेलर। बायर की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी है, बायर की डेफिनेशन दी है सेक्शन 2(1). और सेलर की कहाँ दी है, सेलर की दी है 2(13). तो बायर कौन होता है, इसमें लिखा है बायर मीन्स अ पर्सन हु बायज और एग्रीज टू बायज, यानी जो खरीदता है या एग्री करता है खरीदने के लिए क्या, गुड्स, वो कौन कहलाएगा, बायर। फॉर एन एग्जाम्पल, ए और बी दो पर्सन है, ए यहाँ पे क्या है, सेलर है, और बी क्या है, बायर है। ए अपने गुड्स बी को सेल कर रहा है, हम गुड्स का एग्जांपल ले लेते हैं ऑरेंजेस से। ए ने 1 किलो ऑरेंजेस बी को सेल किए, और बी ने क्या किया, उसके बदले पेमेंट कर दिया, यानी प्राइस पे कर दिया। किसके बदले, 1 किलो ऑरेंजेस के बदले। तो यहाँ क्या होगा, बी हो गया बायर और ए हो गया सेलर। इसमें क्या हुआ, इमीडिएट ट्रांजेक्शन हो रही है। ऑन द वन हैंड ए सेल कर रहा है, ऑन द अदर हैंड बी बाय कर रहा है गुड्स को। लेकिन यहाँ एक और पॉइंट है, एग्रीज टू बायस। ये क्या होता है, इसका मतलब है कि आज इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन जो गुड्स हैं वो सब फ्यूचर डेट पे बाय किए जाएंगे। गुड्स क्या है, फ्यूचर डेट पे आपको मिलेंगे। जैसे कि दोबारा एग्जांपल लेते हैं, ए है और बी है। ए ने क्या किया, बी के साथ एग्रीमेंट किया कि मैं तुम्हें 10 किलो ऑरेंजेस कब तक दे दूंगा, 10 दिसंबर तक दे दूंगा। तो क्या है, और बी ने क्या बोला कि मैं 10 दिसंबर को जो है पेमेंट कर दूंगा। इस केस में क्या होगा, क्या बी को गुड्स मिल गए, नहीं। क्या ए को प्राइस मिल गया, नहीं। फिर ये क्या हुआ, यहाँ पे फिर बी बायर कैसे हुआ और ए सेलर कैसे हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी इन दोनों के बीच में एक ट्रांजेक्शन हुई है। क्या ट्रांजेक्शन हुई है, उसमें ये कहते हैं कि जो गुड्स है वो 10 दिसंबर को दिए जाएंगे और प्राइस भी सेम डे पे मिल जाएगा। तो उस केस में क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया बिटवीन ए एंड बी। तो इसमें क्या है, बी ने एग्री किया, एग्री टू बाय
गुड्स को बाय करने के लिए यहाँ पे इसने एग्री किया। सिमिलरली सेलर का क्या मतलब होता है, हु सेल और एग्री टू सेल। तो यहाँ पे ए जो है वो सेलर है और बी जो है बायर है। तो आपको सेलर और बायर की डेफिनेशन क्लियर हुई। अगर हम सिंपल इसको समझें मोटा मोटा, तो सेलर कौन हो गया, जो सेल कर रहा है, और बायर कौन हो गया, जो गुड्स को बाय कर रहा है। यहाँ तक किसी का कोई डाउट? क्योंकि पूरे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आप यही दो टर्म हैं जो बार बार पढ़ोगे कि बायर कौन है और सेलर कौन है, बायर और सेलर, बायर और सेलर। इसलिए आपको बायर और सेलर की टर्म जो है वो क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो हम देखेंगे गुड्स की। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे गुड्स की। गुड्स की डेफिनेशन कहाँ गिवन है? सेक्शन 2 क्लॉज 7। ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। जब तक आपको गुड्स का मतलब ही नहीं पता होगा तो आपको ये पूरा एक्ट ही नहीं समझ आएगा कि ये चल क्या रहा है। तो इसीलिए गुड्स की डेफिनेशन का समझ आना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या कहता है? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। ये कीवर्ड्स में आपके काम आएगा जब आप अपने नोट्स बनाएंगे, तो वहाँ पे आप इनको हाईलाइट कर लीजिएगा। तो इसमें क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी। सबसे पहली बात आपका क्या निकल के आया? प्रॉपर्टी जो है वो मूवेबल होनी चाहिए। अदर देन यानी एक्सक्लूड कर रहा है, अदर देन, इसके अलावा। तो क्या एक्सक्लूड कर रहा है? यहाँ हम लिखते हैं एक्सक्लूड्स। एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। मैम मनी तो हमें पता है मनी क्या होती है, लेकिन ये एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं? मनी तो सिंपल है, इसका मतलब होता है करेंसी। रिकॉग्नाइज है किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो वो तो हो गई आपकी मनी। तो मनी तो आपके गुड्स में आएगी नहीं। अब आए एक्शनेबल क्लेम्स। ये क्या चीज़ है मैम? तो यहाँ पे देखो लिखा है एक्शनेबल क्लेम्स आर क्लेम्स विच कैन बी इन्फोर्स ओनली बाय सूट और एक्शन। यानी कोई भी ऐसा क्लेम जिसको आप सिर्फ बाय द कोर्ट ऑफ लॉ ही एक्शन में ला सकते हो। सपोज एग्जाम्पल से समझते हैं। ए है और बी है। ए ने बी को 10,000 रुपीज लोन दिया था। अब बी ने क्या है, अभी वो लोन पे नहीं किया है। तो ए ने जो है सी को वो डॉक्यूमेंट ट्रांसफर कर दिया जिस पे लिखा था कि बी जो है ओ करता है 10,000 रुपीज। अब बी ने तो 10,000 रुपीज देने से मना कर दिया, तो अब ए के पास क्या राइट है? वो कोर्ट में जाएगा और कोर्ट के थ्रू 10,000 रुपीज जो है रिकवर कर लेगा। तो अब इसमें क्या है, सी जो है, सी ये क्लेम नहीं कर सी को ये जो है ये ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये क्या होगा? ये एक्शनेबल क्लेम्स में आएगा। क्यों? क्योंकि ये जरूरी नहीं है सी इस केस को जीत जाए, हो सकता है कि जो है डिसीजन बी के फेवर में आ जाए। तो इसीलिए एक्शनेबल क्लेम्स को जो है वो हटा रखा है, एक्सक्लूड कर रखा है। तो गुड्स में क्या क्या चीज एक्सक्लूड हैं? गुड्स में एक तो एक्शनेबल क्लेम्स और मनी, ये दोनों चीज जो है आपकी कवर नहीं होती है। बट इंक्लूड्स, इंक्लूड्स क्या क्या कर रहा है? यहाँ कर लिखते हैं हम, इंक्लूड्स स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और
थिंग्स अटैच टू द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, ऐसी कोई भी चीज जो लैंड से अटैच हो रखी है और जिसको भी क्या है अलग किया जा सकता है। एग्रीड टू बी सेवर्ड बिफोर द सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। हम ये सारी चीजें तो हमें समझ आ गई, स्टॉक, शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास। लेकिन ये क्या चीज है जो लैंड से अभी अटैच है, उसको डिटैच कर सकते हैं तो वो गुड्स में हम मान लेंगे। तो जैसे सपोज अभी क्या है, आपने समरसीबल लगवा रखा है, वाटर मोटर, अभी क्या है वो आपके लैंड से अटैच है। जब तक वो लैंड से अटैच है तब तक तो वो गुड्स में नहीं आएगी। लेकिन जब आप उसको क्या है, उसको लैंड से डिटैच कर देंगे, उसको बाहर निकाल देंगे, तो अब वो आपके गुड्स की डेफिनेशन में कवर हो जाएगी। अब क्या है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन गई। तो अब उससे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, हमने देखा गुड्स की डेफिनेशन। सबसे पहले कहाँ गिवन है, सेक्शन 27। सबसे पहले कैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो क्या मैम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल नहीं होता? जी हाँ, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है सिर्फ आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी से ही डील करता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास एक दूसरा एक्ट है, उसका नाम है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। वो आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। तो आपके लिए रिलेवेंट है कि मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए अगर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर उसको कवर करना है। लेकिन एक्सक्लूड क्या करेगा, एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। एक्शनेबल क्लेम नहीं होने चाहिए और मनी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इंक्लूड्स करेगा क्या, स्टॉक, शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और ऐसी कोई भी चीज जो कि अभी लैंड से अटैच है लेकिन जिसको डिटैच किया जा सकता है बिफोर द सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यानी सेल होने से पहले। यहाँ तक आपको क्लियर है? तो अब तक हमने कितनी डेफिनेशन देखी, अब तक हमने 3 डेफिनेशन देख ली। कौन कौन सी, पहली बायर की, दूसरी सेलर की और तीसरी गुड्स की। ये तीनों डेफिनेशन आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। पूरा एक्ट इन्हीं तीनों डेफिनेशन से जो है डील करता है। बायर की डेफिनेशन कहाँ देखी थी हमने, सेक्शन 2 क्लॉज 1। सेलर की डेफिनेशन कहाँ देखी थी हमने, सेक्शन 2 क्लॉज 13। और गुड्स की डेफिनेशन कहाँ देखी थी, सेक्शन 2 क्लॉज 7। अगर हम इनको एक बार मोटा मोटा दोबारा रिवाइज करें तो इसमें क्या था, हु बाइज और एग्री टू बाइज। सेलर कौन था, हु सेल और एग्री टू सेल। गुड्स में क्या देखा था हमने, सबसे पहले तो मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए आपका, एक्शनेबल क्लेम नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, मनी नहीं होनी चाहिए। ये दोनों चीज तो जो है एक्सक्लूड हैं। इंक्लूड क्या है, इंक्लूड है आपका स्टॉक, शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और ऐसी कोई भी चीज जो अभी तो लैंड से अटैच है लेकिन जिसको डिटैच किया जा सकता है। एनीथिंग विच कैन बी severed before sale।
ओके, तो ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर है। तब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिलीवरी। डिलीवरी एंड इट्स फॉर्म्स, मतलब कि हम कैसे कैसे अपने जो है गुड्स की डिलीवरी को कर सकते हैं। डिलीवरी का सबसे पहले तो है, डिलीवरी का मतलब क्या होता है? डिलीवरी मीन्स द वॉलेंट्री ट्रांसफ़र। सबसे पहले क्या है? ट्रांसफ़र जो है वॉलेंट्री होना चाहिए, यानी उसमें कोई भी फोर्स या कोई भी इन्फ्लुएंस का यूज़ नहीं होना चाहिए। सेलर जो है अपनी मर्जी से ट्रांसफ़र करेगा, यानी वॉलेंट्री ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन। फिर क्या? फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसमें आपके तीन वर्ड्स निकल के आते हैं। सबसे पहले वॉलेंट्री, फिर उसके बाद है पोजेशन, और फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पोजेशन लिखा है, ओनरशिप नहीं लिखी है। तो ओनरशिप और पोजेशन पहले तो दो अलग अलग बातें होती हैं, ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है। कि जरूरी नहीं है कि आप अगर किसी को अपने गुड्स दे रहे हैं तो उसमें आप ओनरशिप भी ट्रांसफर करें। हो सकता है कि आप सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर करें। मैम ऐसे कैसे? अगर हम गुड्स ले रहे हैं तो हमें तो उस ओनरशिप भी मिलेगी ना, पोजेशन सिर्फ पोजेशन मिलेगा, ऐसे कैसे हो सकता है? तो एक एग्जांपल से समझते हैं। ए है जो कि ओनर है, और बी क्या है? टेनेंट है। ठीक है, तो बी क्या है? ए से उसका घर रेंट पे लेता है। यहाँ पे ए क्या देगा उसको? यहाँ पे उसको जो है पोजेशन देगा घर की, या फिर उसको ओनरशिप देगा? बताएं आप। मैम यहाँ पर तो पोजेशन मिलेगी, ओनरशिप क्यों देगा? घर तो ए का है, तो बी को क्यों देगा? एग्जैक्टली exactly। तो यहाँ पे क्या है? ये भी तो एक तरह से डिलीवरी हुई ना। ए ने जो है अपने घर की जो पोजेशन है वो किसको दे दी? बी को दे दी। तो ये क्या हो गई? ये भी तो ट्रांसफर हो गया। किससे? ए से बी को, यानी वन पर्सन टू अनदर। क्या हुआ? पोजेशन यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। तो देर आर टू थिंग्स, वन इज ओनरशिप, द सेकेंड वन इज पोजेशन। तो यहाँ पे डिलीवरी में क्या लिखा है? द वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। और ये कहाँ डिफाइन है आपका? सेक्शन 2 क्लॉज 2। अब इसने लिखा है द डिलीवरी ऑफ गुड्स मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग। डिलीवरी ऑफ गुड्स कैसे की जा सकती है? मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग which has the effect of putting the goods in possession of the buyer। कुछ भी ऐसा करने से जिससे क्या है, गुड्स जो है बायर की पोजेशन में आ जाए, या एनी पर्सन ऑथराइज टू होल्ड देम ऑन हिज बिहाफ, या एनी कोई भी पर्सन जो कि बायर ने ऑथराइज कर रखा है। तो हम यहाँ एनी पर्सन में कौन कौन आ सकता है? हो सकता है बायर का एजेंट हो सकता है बायर के एलआरस हो, कोई भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? एनी पर्सन। तो या तो जो है सेलर जो है बायर को पोजेशन दे दे, या फिर ऐसे किसी भी व्यक्ति को पोजेशन दे दे जो कि बायर ने ऑथराइज कर रखा है एज एन एजेंट। इट मे बी एन एजेंट और इट मे बी उस एलआरस। यहाँ तक आपको क्लियर है? तो यहाँ पे आपके क्या कीवर्ड्स निकल के आए? सबसे पहली बात वॉलेंट्री होना चाहिए, दूसरा आपके पास पोजेशन ट्रांसफर होना चाहिए, और तीसरा क्या है? वन पर्सन टू अनदर, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, यानी कि सेलर टू बायर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो अब क्या है? अब हम इसकी पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ डिलीवरी,
कि डिलीवरी को कैसे कैसे दिया जा सकता है। अभी तो हमने ये समझा कि डिलीवरी होता क्या है। डिलीवरी क्या होता है ये अब आपको समझ आ गया। सबसे पहला उसमें क्या होना चाहिए, पोजेशन ट्रांसफर होना चाहिए फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। लेकिन मैम उसको हम कर कैसे सकते हैं, उसके क्या कोई टाइप्स हैं, क्या कोई फॉर्म्स हैं? तो यस, 3 उसकी फॉर्म दे रखी हैं। द फर्स्ट वन इज एक्चुअल डिलीवरी, द सेकेंड वन इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी एंड द थर्ड वन इज सिंबॉलिक डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी में क्या लिखा है, when the goods are physically delivered to the buyer it is known as an actual delivery। यानी कि बायर ने जो है फिजिकल पोजेशन ले लिया है गुड्स की। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली एग्जांपल भी दिया था। ए जो है सेलर है, बी जो है बायर है। ए ने 10 किलो ऑरेंजेस सेल किए और बी ने परचेज किए। बी ने क्या है 10 किलो ऑरेंजेस की जो है पोजेशन ले ली और बी को प्राइस पे कर दिया। ये क्या होगी, एक्चुअल डिलीवरी हो गई। ए के पास से ऑरेंजेस चले गए और बी के पास से पैसे चले गए। अब बी के पास क्या आ गया, बी के पास आ गए ऑरेंजेस और ए के पास क्या आ गया, पैसे, अमाउंट। ये हो गई आपकी एक्चुअल डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट होती है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या होता है, आपके एक्नॉलेजमेंट होती है। जैसे इसी एग्जांपल को लेते हैं, ए ने क्या था, ऑरेंजेस दिए थे बी को। अभी क्या है, ए ने बोला कि आपके जो ऑरेंजेस हैं वो मेरे गोडाउन में रखे हैं, आप अपने किसी भी एजेंट को भेज के या खुद आके अपने ऑरेंजेस कलेक्ट कर लीजिए। तो बी ने बोला हाँ मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि मेरे जो है ऑरेंजेस वो आपके गोडाउन में रखे हैं और मैं उन्हें कलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ बी ने एक्नॉलेज कर दिया। तो ये भी हम क्या मानेंगे कि डिलीवरी हो गई है। कौन सी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। अब क्या है, ऑनरशिप किसके पास आ गई, बी के पास। बी जो है ऑनर हो गया इन ऑरेंजेस का, जबकि जो है पोजेशन अभी भी ए के पास है इनकी। बट क्या माना जाएगा, ये एक कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है। बी ने एक्नॉलेज कर लिया कि हाँ भाई ये गुड्स मेरे हैं, मुझे बिलोंग करते हैं और आई विल कलेक्ट देम। ये हो गया यहाँ पे आपकी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी में क्या होता है, यहाँ पे क्या करा आपने, when there is a delivery of a thing in token of a transfer of something else, delivery of the goods in the course of transit may be made by handling over the document of title of goods like the bill of lading, railway receipt, delivery orders। मैम ये क्या चीज़ है, ये सब तो हमें कुछ समझ ही नहीं आया। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं इजी लैंग्वेज में। जैसे सपोज ए है और बी है। ए वही सेलर है और बी क्या है, बायर है। ए अपनी बाइक सेल करना चाहता है, किसको, बी को। बाइक कहाँ खड़ी है, बाइक खड़ी है पार्किंग एरिया में। ए ने कहा कि मैं अपनी बाइक सेल करना चाहता हूँ एट द अमाउंट ऑफ 40,000। बी ने कहा ओके, मैं आपको 40,000 देता हूँ और आप मुझे बाइक दे दें। ए ने क्या किया, ए ने बाइक की चाबी बी को ट्रांसफ़र कर दी और उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे बाइक के वो बी को ट्रांसफ़र कर दिए। और बी ने क्या करा, 40,000 अमाउंट पे कर दिया। तो यहाँ क्या बी को एक्चुअल डिलीवरी बाइक की मिली, क्या बी को एक्चुअल डिलीवरी बाइक की मिली, नहीं। बाइक जहाँ थी वहीं खड़ी है, कोई चेंज हुआ नहीं, लेकिन ऑनरशिप चेंज हो गई। अब ऑनर कौन है बाइक का, ए या बी, बी। अब बाइक को कुछ भी होगा तो कौन लाइबल होगा, ए या बी, जी मैम बी। तो ये क्या है, आपकी सिंबॉलिक डिलीवरी है कि जब आपने कोई भी सिंबल दे दिया, जैसे बाइक के एग्जांपल में उसकी की हो गई, या सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, आप जो है अपने गुड्स भेज रहे हैं किससे, थ्रू रेलवे। गुड्स कहाँ हैं, अभी रेलवे में।
ए भेज रहा है, ए ने क्या करा, बी को जो है रिसिप्ट दे दी, रेलवे रिसिप्ट, कि ये लो, ये आज से ये गुड्स अब से आपके। तो क्या बी को गुड्स मिल गए? नहीं, गुड्स किसके पास हैं अभी भी? रेलवे के पास। तो क्या होगा, लेकिन बी जो है अब ऑनर तो है गुड्स का, तो वो रिसिप्ट दिखाएगा और अपने गुड्स कलेक्ट कर लेगा। तो ये भी क्या हो गई आपकी सिंबॉलिक डिलीवरी। तो बेसिक मोटा मोटा हमने कितने टाइप्स देखे डिलीवरी के? हमारे जो हैं 3 टाइप्स हैं डिलीवरी के। पहला है आपका एक्चुअल डिलीवरी, दूसरा है आपका कंस्ट्रक्टिव, और तीसरा आपका सिंबॉलिक। एक्चुअल में क्या होता है आपका? एक्चुअल में होता है आपका फिजिकल पोजेशन, ये आप हाईलाइट कर लीजिए। और कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट। और सिंबॉलिक में क्या होता है? आप क्या कोई भी डॉक्यूमेंट उसका दे देते हैं गुड्स का, या बिल ऑफ लेडिंग, रेलवे रिसिप्ट, ईटीसी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो आज हमने क्या देखा? आज हमने टोटल क्या क्या देखा? हमने सबसे पहले सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट देखा, उसका नाम, ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है वो देखा। फिर देखा कि इसकी इन्फोर्समेंट डेट कहाँ है, कब से ये एप्लीकेबल हुआ, फिर इसमें कितने सेक्शंस हैं और इसके कितने चैप्टर हैं। फिर हमने इसकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस देखी। कौन कौन सी डेफिनेशन थी? बायर, दूसरा सेलर, तीसरा गुड्स। फिर हमने देखी डिलीवरी। तो डिलीवरी की डेफिनेशन किसमें दी है? सेक्शन 2 सब क्लॉज 2। तो हमने 4 डेफिनेशन यहाँ देख ली। फिर हमने देखा डिलीवरी की फॉर्म, वो कौन कौन सी थी? एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी एंड सिंबॉलिक डिलीवरी। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ ले। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द डेफिनेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।